नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपको एक खबर के बारे में बताया था और वो खबर थी वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के बारे में। उन्होंने एक ट्वीट किया था जो भयानक रूप से, बिल्कुल जैसे जंगल में आग धधकती है और फैलती है, उसी तरीके से उनका एक ट्वीट वायरल हुआ। कल मलिक साहब हमारे साथ जुड़ नहीं सके थे क्योंकि उनको कहीं जाना था, लेकिन उन्हीं की खबर का आज एक असर दिख रहा है। हमने कल आपको बताया था कि केपी मलिक साहब ने एक ट्वीट किया था कि भाई अब हरियाणा की चुनाव के हार के बाद अब राहुल गांधी को एक ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी ही ट्वीट में मलिक साहब ने लिखा था कि वो ब्रह्मास्त्र होगा, नीतीश कुमार को वो फोन लगाएंगे, नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई आप आइए और इंडिया अलायंस में शामिल हो जाइए। उनको देखकर चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस का पैकेज चाहिए। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये चलाने की बात केपी मलिक ने कल कही थी और उसके हजारों उसके रिपोस्ट हुए, उसके ट्वीट्स हुए। और केपी मलिक की बात आज कुछ संकेत उसके मिले कि सच होती हुई साबित हो रही है। और आज भी केपी मलिक साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में अखिलेश यादव की वो साउंड बाइट टैग्ड है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं नीतीश कुमार से विनती करता हूं कि आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज अखिलेश यादव को उनका माल्यार्पण करने नहीं दिया गया, तो उसी बाइट में उन्होंने ये कहा कि अब मैं नीतीश कुमार से ये कहता हूं कि देखिए समाजवादियों का बहुत अपमान हो गया, अब आप एनडीए का साथ छोड़ दीजिए, आपको बिहार की जनता का सामना भी करना है। तो आज उस ब्रह्मास्त्र का पहला तीर छूट गया है, यानी कि जो केपी मलिक साहब जो कल बात कह रहे थे वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आज केपी मलिक साहब भी हैं हमारे साथ। केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जी साथ में ही धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह भी है हमारे साथ, जो बड़े किसान नेता हैं और वो केपी मलिक के साथ ही इस खबर में भी शामिल हैं। और पूरे जो इस खबर को जिस तरीके से फैलाया गया है और किससे इनकी बात हुई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि केपी मलिक साहब की बात एक कांग्रेस के ही नेता से हुई थी जिसके आधार पर उन्होंने कल का वो ट्वीट लिखा था। तो उस ट्वीट का जो आज असर दिख रहा है और अब ये पूरी जो राजनीति है ये किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, आज केपी मलिक साहब और पुष्पेंद्र जी दोनों हमारे साथ हैं, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल नहीं कर पाए थे और उसके लिए माफी चाहूंगी। मलिक साहब, आप ही से शुरू करती हूँ कि आपका ट्वीट कल भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, आज भी काफी वायरल हो रहा है, अभी भी मैं देख रही हूँ 500 से ज्यादा उसके ट्वीट्स हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस खबर पर कि जो आपने कहा था कि जो आपकी बातचीत हुई थी कांग्रेस के उस नेता से, मैं नाम नहीं पूछूंगी, लेकिन जो उसने आपको कहा कि राहुल ब्रह्मास्त्र अब चलाएंगे, तो क्या राहुल ब्रह्मास्त्र चला चुके हैं और उस ब्रह्मास्त्र का पहला तीर, अगर मैं कहूं, आज छूट चुका है? जी मलिक साहब। देखिए नीलू जी, अगर आप देखें जो परिस्थितियां आज देश में चल रही हैं और तमाम जो सियासी दल हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, वो सबके सामने है। आप ये बताइए, अगर हम यही आज की घटना लें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे माल्यार्पण करने, उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और सरकार उनको रोक रही है, तो इसका क्या औचित्य है? चलिए, हरियाणा में तो आप शाम दाम दंड भेद कर रहे हैं, भाई आपको चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, लेकिन आप जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सारी चीजें वो करना चाहती है जिससे तमाम सियासी दलों को असहज महसूस कराइए और इनको ऐसे उलझाए रखिए ताकि ये कुछ कर ही ना पाए। और ये सबसे बड़ी मुख्य जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी की है। सबसे बड़ा विपक्षी दल आज की डेट में अगर देश का है तो सबसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको साथ में लेके चले। यहाँ पे हम थोड़ा सा जिक्र ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के भी कुछ नेता जिस प्रकार से अभिमान दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से आत्ममुग्ध हो रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश को देखें, कमलनाथ से जब बात हुई थी कि भाई गठबंधन अखिलेश से करिए, जो यूपी से जुड़ा हुआ एरिया वहां पे समाजवादी पार्टी का कुछ असर है तो उनको कुछ सीटें दे दीजिए, तो कमलनाथ ने कहा था कौन अखिलेश वकीलेश। और वही चीजें आपने हरियाणा में देखी कि हरियाणा का जो नेतृत्व था, हालांकि दिल्ली का कांग्रेस का नेतृत्व चाहता था कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गठबंधन हो, लेकिन हरियाणा का जो कांग्रेस का नेतृत्व था उसने इस तरफ सोचा ही नहीं, और आज स्थिति आपके सामने है। मुझे लगता है कि अगर आपका किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होता तो शायद ये जो जाट वर्सेस अदर हुआ है शायद नहीं होता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज भी वो बाज नहीं आ रही है।
चाहे ममता बनर्जी को ईडी सीबीआई का डर दिखा रही हो, उसी दिन 2 दिन पहले राज्यसभा के एक एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ ईडी के छापे लग रहे हैं, तो ये तो बाज आ नहीं रहे हैं। और जो तस्वीर आपने हरियाणा में देखी है कि इतना मजबूत होते हुए भी सत्ता हाथ से खिसक गई कांग्रेस के, यही परिणति आप महाराष्ट्र में नहीं देखेंगे, यही चीज आप झारखंड में नहीं देखेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए यह है कि भाई कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उन नेताओं ने आपस में चर्चा करी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको लगा है कि हमें अहम भूमिका में आते हुए और हमें कुर्बानी देनी चाहिए। देखिए, इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही फायदा होगा। अगर कांग्रेस बैठी रहेगी तो छोटे छोटे दल जो है कब तक कांग्रेस के साथ लगे रहेंगे? तो वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, टूट भी सकते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और अमित शाह उनके पीछे तमाम एजेंसियों के साथ दबाव बनाए हुए हैं, तो हो सकता है वो टूट जाए। तो आज उसी को हमने देखा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि भाई नीतीश कुमार जी को आना चाहिए, और अगर हम छोटा सा देखें कि नीतीश कुमार को क्या परेशानी है, क्या नुकसान है उनको, देश के प्रधानमंत्री अगर वो बनते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी तो उनको प्रधानमंत्री बनाएगी नहीं, उनका तो मुख्यमंत्री भी मुश्किल में है, पद मुख्यमंत्री का पद भी मुश्किल में है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आके मुख्यमंत्री से हटके प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करते हैं तो उनका दबदबा बिहार में भी रहेगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के सहयोग से होंगे, तो वहां भी एक हिसाब से उनका कंट्रोल रहेगा, और दिल्ली में वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होंगे। तो तमाम जो चीजें हैं, उनकी जातीय जनगणना, राहुल गांधी का जो किसानों के साथ वायदे हैं, बाकी पुष्पेंद्र जी किसानों के बारे में उसको बारीकी से बताएंगे, वो वायदे भी राहुल गांधी पूरा कर सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार की जो लगातार मांग है वो भी पूरी हो सकती है। आप चंद्रबाबू नायडू के साथ भी अच्छा समझौता कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का कोई खास इंटरेस्ट दिल्ली में है नहीं, वो अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना रहना, तो इसमें मुझे कोई मुश्किलात दिखाई नहीं देती है। इसीलिए सहमति हमने भी इस बात को दी है, जो नेता ने हमसे डिस्कस किया है, कि देश में आज इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, और आज आप अगर इसको नहीं करेंगे तो मोदी धीरे धीरे और 2-3 स्टेट हथिया के फिर मजबूत हो जाएंगे। और नीलू जी, अगर आप देखेंगे, अगर स्टेट आपके हाथ में आते हैं तो राज्यसभा में आपकी उपस्थिति बढ़ेगी, बाकी सरकार मजबूत होगी, सीबीआई ईडी आपके हाथ में आएगी। जी नहीं मलिक साहब, एक चीज और है, आपने कल का आपका जो ट्वीट था उसमें आपने लिखा था कि भाई कांग्रेस को कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी यानी कि अब वो ख्वाब छोड़ दें कि वो पीएम बनेंगे या राहुल पीएम बनेंगे या उनका कोई सदस्य पीएम बनेगा, बल्कि नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाए। अगर आज ये पहला तीर छूट गया है या छोड़ दिया गया है और अखिलेश यादव ने आज इसकी बात नीतीश को कह दी है, तो क्या हम माने कि वाकई में शायद अखिलेश की राहुल से बात हो गई होगी और फिर अखिलेश ने ये बात आज नीतीश कुमार के बारे में कही है? तो इसका मतलब कि कांग्रेस क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और इसी वजह से इंडिया अलायंस से ऐसे हमें सुर सुनाई पड़ रहे हैं जो बात आज अखिलेश ने कही है। देखिए नीलू जी, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार के नतीजे आपने हरियाणा में देखे हैं, ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। चाहे अपने आप को कोई कितने भी बड़े विशेषज्ञ कहें, राजनीतिज्ञ कहें, किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के नतीजे हरियाणा में आएंगे। और इसका विचार इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं कर रहे हैं, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तमाम नेताओं की बात हुई है, और यह भी हो सकता है कि लोगों ने संपर्क नीतीश कुमार से किया हो, तेजस्वी यादव से बात हुई हो। ये तमाम लोग मतगणना इस पे कर रहे हैं, और ये करोड़ मरो का टाइम है, ये भी मैंने लिखा था। ये करोड़ मरो का समय है, अगर आप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आपको उलझाए रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास होने को क्या है? आपको एक एक करके तोड़ती रहेगी और सत्ता में रहेगी, आप कुछ नहीं अगर करेंगे। और दूसरा ये है कि कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका में आना ही पड़ेगा, और जो स्वार्थ है कहीं ना कहीं उनका प्रधानमंत्री बनने का या सरकार में सहयोगी बनने का, मेरा तो मतलब ये है कि उस नेता ने भी इसी तरह से कहा, और मेरा भी मत यही है कि कांग्रेस बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सोच के कि हम तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हमें कोई पद भी नहीं चाहिए, सबसे पहले जो है आप बनिए और अपने हिसाब से मंत्री आप बनाइए, चंद्रबाबू नायडू को जो देना है दीजिए, आपको जो लेना है लीजिए, बाकी लोगों को मंत्री बनाइए। इस भूमिका में जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक कुछ भी होना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का भी अभिमान उनके सहयोगियों को परेशान कहीं ना कहीं कर रहा है। जी
मलिक साहब, एक छोटा सा सवाल और उसके बाद फिर पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगी कि आपने कल जो कल का आपका ट्वीट है उसमें आपने बिल्कुल ये साफ साफ कहा था कि भाई अब राहुल गांधी को ये बड़ा दांव चलना पड़ेगा। और हम आज क्या माने कि क्या ये बड़ा दांव अब राहुल ने चल दिया है, या इसको लेकर अभी कोई बैठकें होंगी, उसमें इस बात को लेकर बातचीत होगी? क्योंकि कल के ट्वीट में आपने ये भी कहा था कि ऐसा सुझाव दिया गया है राहुल गांधी को। तो जिस नेता से आपकी बात हुई है और अगर उनका सुझाव राहुल गांधी, इसका मतलब साफ है कि मान चुके हैं। क्या आप ये माने कि उस सुझाव को राहुल गांधी ने, उस सुझाव की स्वीकृति हो गई है राहुल गांधी द्वारा? देखिए नीलू जी, आप कह सकते हैं कि इस तरह की मंत्रणा जरूर पार्टी में हुई होगी, सहयोगी दलों के साथ हुई होगी, और हो सकता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ही आज अखिलेश यादव ने ये इस तरह का बयान दिया हो, और इससे एक चर्चा गर्म हो गई है। एक जो है समाचारों में, अखबारों में, कल आप देखेंगे, आज हम लोग चर्चा इसी विषय पे कर रहे हैं, तो ये चर्चा बाहर आ गई है, और इस चर्चा में कोई दिक्कत किसी को नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी बात है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, आप जो मेरे से पूछना चाहते हैं, कि हो सकता है कि पक्की बात है कि राहुल गांधी की स्वीकृति से ही अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया हो। जैसे आप कह सकते हैं कि तालाब में पत्थर फेंक दिया है और गहराई नापने की कोशिश हो रही है कि इसका क्या रिएक्शन आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इस मामले पर आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। अब मैं पुष्पेंद्र जी के पास आती हूँ कि पुष्पेंद्र जी, ये जो पूरी खबर है अगर इसको एंटायरिटी में देखा जाए, टोटालिटी में अगर देखा जाए, तो उसमें 2-3 बिंदु हैं जो कल केपी मलिक साहब ने अपने ट्वीट में लिखे थे कि भाई कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी, राहुल गांधी को नीतीश से बात करना पड़ेगा, नीतीश को शायद जिस तरह से आज अखिलेश ने एक दाना डाला है कि भाई आप देखिए आज कितना अपमान हो गया जयप्रकाश नारायण जी का, अब तो आप गठबंधन छोड़ दीजिए। तो क्या अब इस तरीके के प्रलोभन आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को दिए जाएंगे और नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने के इसी तरह से जो दाने हैं वो डाले जाएंगे कि भाई ये देखो एक एक करके आज पहला जो ये दाना है ये फेंक दिया गया है? जी पुष्पेंद्र जी। देखिए नीतू जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिक्स है, तो जो व्यक्ति 20 साल से लगातार, एक साल बीच में छोड़ करके पिछले 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दोनों ही पक्षों के साथ रहे, अब उनको अगले साल जो है चुनाव भी फेस करना है। 10-11 महीने बचे हैं चुनाव में बिहार के, और उनको भी मालूम है कि जिस तरीके से अल्टा पलटी उन्होंने की है, यदि वो एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ ही बने तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जीत करके दोबारा मुख्यमंत्री एक बार और 2025 में बन पाए। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक अनसर्टेन माहौल है। दूसरी स्थिति ये है, एक विन विन सिचुएशन, यदि जो केपी मलिक जी बात कह रहे हैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है इंडिया गठबंधन, और इनके सामने ठोस बात रखी जाती है कि भाई देखिए आप बनिए प्रधानमंत्री, तो उनको 20 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसको कुछ नया तो मिल नहीं जाएगा यदि वो और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। ना ही उस बात की कोई सर्टेनिटी है कि वो बने रहे, ना ही इस बात की सर्टेनिटी है कि कब उनकी बीच में ही पार्टी तोड़ दी जाए, क्योंकि जोड़ तोड़ करने में भाजपा बहुत एक्सपर्ट है। वो किसी व्यक्ति का एहसान नहीं मानते। आज की तारीख में भाजपा कमजोर स्थिति में है, चाहे हरियाणा चुनाव का कुछ भी परिणाम रहा हो, लेकिन 240 जो सीटें भाजपा की हैं वो तो नहीं बढ़ी, वो तो वहीं की वहीं स्टेबल है, और उनकी जो निर्भरता है वो नीतीश पर और चंद्रबाबू नायडू पर, जो कि जो अन्य जो है सहयोगियों पर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश के को अगर ठोस, यानी कि उनको ट्रेन से उतार के हवाई जहाज में कोई बैठा रहा है, तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है अगर वो ठोस तरीके से ऑफर उनको दिया जाए कि भाई आप चलिए और बनिए मुख्यमंत्री। उनकी क्योंकि निर्भरता आज की तारीख में भाजपा के ऊपर है, क्योंकि बिना भाजपा के सरकार नहीं चल रही है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। 9 महीने की सरकार को लात मार के वो तुरंत चल सकते हैं। उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है अब आए इनके ऊपर, इनको जो है तेजस्वी जी को भी बहुत जो है इसमें लाभ ही लाभ है। ठीक है, वो लास्ट में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में अगर चुनाव में जाएंगे तो उसका एक एडेड एडवांटेज होता है और पब्लिक का सेंटीमेंट भी उनकी तरफ होगा। तीसरी चीज जो आज जो अखिलेश यादव ने कही है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुर्मी वोट भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और अगर कुर्मी को, जो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हुए, बहुत बड़ा मैसेज कुर्मियों में और ओबीसी वर्ग में चला जाएगा यदि जो है इंडिया गठबंधन
इनको जो है नीतीश कुमार को वो बना देती है। और अब केंद्र में जो विन विन सिचुएशन बनती है, इसमें चंद्रबाबू नायडू जी को भी ले लिया जाएगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा वो चाहते थे, उनको नहीं दिया गया। जो पैकेज वो चाहते थे, उनको नहीं दिया गया। बजट के डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद स्टडी किए हैं। जो भी पैसा घोषित किया है वो मल्टीलेटरल एजेंसी से उनको लोन दिलवाने की बात हुई है, तो उनकी भी कोई खास पूछ नहीं है। और उनकी निर्भरता भाजपा पे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नहीं है। वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अपने बलबूते पे वहां है, तो अगर छोड़ भी देते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं है। वो योग्य तो मुख्यमंत्री बने रहे विद जो है ये सारे पैकेज वगैरह उनको दे दिए जाए, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब आइए कांग्रेस के ऊपर और या विपक्षी अन्य दलों के ऊपर। देखिए मुख्य जो केपी मलिक साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही है कि जब तक प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में पूरा तंत्र है। उसके हाथ में सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ईवीएम मशीनें हैं, चुनाव आयोग की सारी मशीनरी है, अपना जो मीडिया है और संसाधन है, ब्यूरोक्रेट है, सारी चीजें उसके पास है। उस तंत्र में से एक ही तरीका है उनको हटाने का कि भाई आप उनको प्रधानमंत्री पद से किसी तरह बेदखल कर दें। इसमें कोई उपचुनाव या दोबारा से चुनाव होने की बात नहीं हो रही है, उसमें ये एडजस्टमेंट है। 240 सीट आपको दी है, आपको अगर कुछ सहयोगी सहयोग ना देके दूसरों को सहयोग दे रहे तो उनका प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि भैया यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चले गए, तो उनको भी लाभ है। और आगे आने वाले चुनावों में चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, देखिए झारखंड में कितनी पिटाई हुई है इसकी, हेमंत सोरेन जी की जेल में डाल दिया गया। इधर दिल्ली वाले को भी फायदा है क्योंकि इनको भी जेल में डाला गया। उधर ममता बनर्जी कितनी बड़े प्रेशर में आज की तारीख में, चाहे वो रेप वाला कांड हो या बात बात पे उनके कभी भतीजे को ईडी बुलाती है, कभी सीबीआई बुलाती है, फलाना, वो सब चीजें चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन सबके फेवर में है। अल्टरनेट में इसके आपके सामने क्या है? मोदी 2029 तक ऊंटा गाड़ के वहां बैठे हैं, तो आपको तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप इस ऑफर दे देते हैं, आज भी तो आपके पास प्रधानमंत्री पद नहीं है। जो कुर्बानी वाली बात कही है केपी मलिक जी ने, बिल्कुल ठीक कही है। तो इसमें मैं तो कहूंगा इसमें कुर्बानी भी नहीं है, इसमें आपकी एडवांटेज है उल्टे। भाई आप किस बात की कुर्बानी दे रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री बना रहा है क्या कोई? बना रहा होता तो आप बन गए होते। वहां से आप कुर्बानी देते कि भाई मैं तो बन रहा था, बनते बनते मैंने नीतीश को बनाया। अरे भैया आपका ध्रुव विरोधी जो आपको समाप्त करने को उतारू है वो बन चुका है, वो रियलिटी है। अगर आप वहां से नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ नहीं लाएंगे तो वो बना रहेगा 2029 तक, ये भी एक रियलिटी है। उसके हाथ में सारा तंत्र रहेगा, ये भी एक रियलिटी है। और जो परिणाम हरियाणा में आया उसी तरह का परिणाम कहीं पर भी उल्ट पलट कर देंगे। तो इस वजह से ये विन विन सिचुएशन है सारे प्लेयर्स के लिए, और इसमें तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और भाजपा कभी भी, ये तो आपको मालूम है, नीतीश को मुख्य प्रधानमंत्री का ऑफर भाजपा तो दे नहीं सकती कभी भी, वहां तो वैकेंसी है ही नहीं। तो इनके लिए भी अपनी अंतिम, हर एक व्यक्ति जो चाहता है पॉलिटिक्स में कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं, कुर्मी समाज के लिए अच्छा है, नीतीश के लिए अच्छा है, बाकी विपक्ष के लिए भी अच्छा है। और तमाम जो एजेंसीज के माध्यम से इन्होंने डरा के धमका के सभी लोगों को रखा हुआ है, वो सारे फर्जी केस भी तो इनके खत्म हो जाएंगे और ये निर्भीक होकर के जो है आगे बढ़ेंगे। संविधान की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। और जो किसानों की बात केपी मलिक जी ने कहा, भाई किसानों का जो कर्ज माफी वाला मुद्दा है या एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा है, आज भी किसान वहां शम्मू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो मुद्दा है। और तमाम मुद्दों का हल भी इसी माध्यम से होता है। जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात, जातिगत जनगणना की बात, नीतीश कुमार वाली बात, वही बात है वो भी, तो उस एजेंडे को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें विन विन, अगर ठोस सुझाव इनके पास जाता है जो इनको भेजना चाहिए इंडिया गठबंधन को, वरना तो आपके हाथ में तो है ही नहीं ना वो मशीनरी। आपको उसको दे करके यदि वो पद आपको मिल जाता है और उसमें भी आपकी से तो रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी अपने आप मर्जी से या दमकारी तरीके से सरकार चलाएंगे, उसमें आपको एक वो मिलता है। और कल को हो सकता है नीतीश जी के मन में कुछ बात आ जाए, कुछ आज ठीक है भैया मैं तो हो गया मेरा, आप राहुल जी आप बच जाइए लास्ट के 2 साल। तो ये सारी संभावनाएं तभी खुलती है जब मोदी हटे और नीतीश कुमार को वहां लाया जाए। तो इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसको तत्काल पकड़ लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कहीं ना कहीं केपी मलिक साहब ने भी कहीं चर्चा की हो और इन्होंने भी उनको कहा हो कि भाई इस बात को रखो आगे जा करके और इस चीज को निकाल करके आगे बढ़ाया जाए। तो इस बात को देश हित में मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि ये हो, तो बहुत बढ़िया जो है एक देश के लिए हो सकता है। जी
मलिक साहब, ये जो सारी बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम तीनों मिलकर इस बात को चर्चा कर रहे हैं, आप ही की खबर थी, कल से काफी वायरल हो रही है, आज भी आपने इसको लेकर ट्वीट किया। लेकिन इस बात की चर्चा इंडिया अलायंस के अभी कितने पार्टनर्स में हो रही होगी, या बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है और इसको लेकर खाली एक आइडिया लेवल पर है, इसको फ्लोट किया जा रहा है? जैसे कि आपने जिस कांग्रेस के नेता से बात की थी, उन्होंने कहा उन्होंने ये सुझाव राहुल गांधी को दे दिया है। अब ये जो खबर वायरल हो रही है, इसके क्या मायने हैं? क्या ये इंडिया अलायंस के पार्टनर से, भाई बहुत सारी बैक चैनल टॉक्स होती रहती है नेताओं के बीच में, चाहे वो खड़गे जी और अखिलेश के बीच में हो, चाहे खड़गे जी या फिर कोई और नेता के बीच में हो, या स्टालिन के बीच में हो, तो क्या ये हर नेता के लेवल पर इस चीज को डिस्कस कर लिया गया होगा कल से आज तक में? क्योंकि कल आपका ट्वीट आया था, शाम से काफी वायरल हुआ, आज आपका दूसरा ट्वीट है ये कहते हुए कि देखिए ये बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या माने कि पिछले 24 घंटे में या थोड़ा उससे ज्यादा में काफी इसको लेकर गहन चिंतन और मंथन हुआ होगा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अंदर? नीलू जी, ये जब रिजल्ट आए थे दोपहर के बाद 3 से 4 बजे, आपने हरियाणा की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी थी कि हरियाणा में इस तरह की हार कांग्रेस की हुई है जिसकी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की हार होगी। उसी समय चर्चा हो गई थी और कई नेताओं के फोन राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आए थे, अलग अलग लोगों के। और उस दिन भी शाम को चर्चा हुई और उसके अगले दिन का ये मेरा ट्वीट है। तो हमारी चर्चा उनसे हुई थी और उन्होंने भी पार्टी में सुझाव दिया और इस तरह की चर्चाएं लगातार कांग्रेस में चल रही हैं। और उनके जो एलाइज हैं, उनके जो मुख्य नेता हैं, अब वो अखिलेश जी से बात हुई है, उसमें समाजवादी के किसी दूसरे नेता से आप पूछेंगे तो वो कह देंगे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब उसमें जो मुख्य लोग हैं उनके बीच में इस तरह की चर्चा हुई है। और ये चर्चा इसलिए अच्छी है कि इसमें किसी को कोई नुकसान दिखाई नहीं देता अपने दल का, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सबके लिए फायदेमंद है। अब जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, गवर्नर के रूप में लटकी हुई है, ईडी सीबीआई के रूप में लटकी हुई है, आप देखिए सरकार बदलते ही एक झटके में सारी तलवारें हट जाएंगी और उसके बाद आप सहज होकर अपना काम कर सकेंगी। आपके ऊपर प्रेशर बना रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम वहां पे जो दल बल भारतीय जनता पार्टी का है वो लगा हुआ है, वो एकदम से खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो भयंकर कीचड़ वहां महाराष्ट्र में फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम एजेंसियों के थ्रू, तमाम दूसरी चीजों के थ्रू, वो साफ हो जाएगा। वहां पे मजबूती से खड़े हो जाएंगे शिवसेना और शरद पवार। तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। और चर्चा मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये चर्चा इंडिया गठबंधन के अधिकतर लोगों में हो चुकी है। अब इस पे आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे। और मुझे तो जो आज बयान अखिलेश का है, मुझे लगता है कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। उसी के तहत आपको अखिलेश यादव का ये भाषण जो उन्होंने दिया है, या उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपको सुनाई पड़ रहा है और ये उसकी एक शुरुआत है। कल तक आप देखिएगा कुछ और नेता भी इस पे बोलेंगे, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए और ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से त्रस्त हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं। अब बड़े विस्तार से अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया कि भाई नीतीश कुमार जी को क्या दिक्कत है, और नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 साल से पाए हुए हैं मुख्यमंत्री पद, उससे बड़ा उनको क्या बिहार में मिल जाएगा? और क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बन के कोई बहुत बड़ा करिश्मा बिहार में कर देंगे? प्रधानमंत्री बन के तो वो कोई करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा मुख्यमंत्री बन के करिश्मा कर लेंगे, ऐसा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है जी। आपने इम्पोर्टेंट बात कही, लेकिन जो सवाल है कि अब इतना धोखा खाने के बाद बीजेपी से अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये काम होता भी है कि भाई नीतीश कुमार को अपनी तरफ किया जाए, एनडीए टूटेगी, फिर नीतीश कुमार हमारे पास आएंगे, तो अब हमें पूरे देश को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडिया अलायंस इसमें औपचारिक कोई घोषणा करेगी, क्योंकि ये घोषणा वाली तो बातें नहीं है, ये तो सब बैकरूम चैनल टॉक से ही होगा। जो भी होगा इसमें पर्दे के पीछे ही होगा, जैसा आपने कल ट्वीट किया और उसको लेकर का आज एक संकेत भी दिखे। तो क्या हम ये माने, अब जैसे कि पिछले साल ही था जब इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस दौरान दिल्ली में एक बैठक हुई, फिर बैंगलोर में हुई और उसको लेकर कुछ औपचारिक घोषणाएं भी हुई। तो अगर ये खेल ऐसा होता है जिसमें कि नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींचने की बात है, तो फिर हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा होगी, अचानक से एक दिन ये बम फूटेगा और सब तितर बितर सा लगेगा। क्या हम ये माने?
नहीं नहीं नीलू जी, देखिए इसमें ना कोई घोषणा होगी, ना किसी को बताया जाएगा। ये भी देखिए एक सांकेत है, सांकेतिक जो बयान है अखिलेश का, इसको समझने वाले समझ गए, हर एक की समझ में नहीं आए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा सख्ते में आज की डेट में है वो है शिवसेना और शरद पवार। उनको ये लग रहा है कि ये खेल कहीं हमारे साथ महाराष्ट्र में ना हो जाए जो हरियाणा में हुआ है। और दूसरे इसके सबसे जो डरने वाले या जिनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वो हेमंत सोरेन है। तो ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, इसलिए उनके बीच में इस तरह की बौखलाहट है और वो इस तरह से दबाव बना रहे हैं राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, बाकी लोगों पे भी, कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारा। तो इस तरह का दबाव अब कांग्रेस के ऊपर आने लगा है। जी, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, यानी कि शरद पवार जहां महाराष्ट्र से हैं, उधर झारखंड से हेमंत सोरेन है, इन लोगों ने ऑलरेडी दबाव बनाना शुरू कर दिया है राहुल गांधी पे, आप ये कह रहे हैं? नहीं उसके उसके तुरंत बाद वेस्ट बंगाल में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। ये लोग भी तो है ना, केजरीवाल क्या खुश थोड़ी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप देखिए जो उनकी मुख्यमंत्री है, उनका सामान बाहर फेंक दिया मुख्यमंत्री का, पुराना बंगला खाली करा लिया, नया दिया नहीं है, तो कहां से काम करेगी वो। तो ये प्रताड़ना ही तो है ना। तो अगर केंद्र की सरकार बदलती है, जो तमाम प्रताड़नाएं हो रही हैं राज्यों में, वो एक तो तत्काल बंद हो जाएंगी। और दूसरा आपको ये देखना होगा कि इसमें जिस तरह की चीजें हैं, ये अंदर ही अंदर पकेंगी। ना कोई घोषणा होगी, ना कोई मीटिंग होगी, ना कोई मिलना जुलना होगा। उनको मौका थोड़ी ना देना है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी और अमित शाह को कि हम मीटिंग कर रहे हैं, आ जाइए और फिर जो उठा लीजिए, ईडी सीबीआई को तत्काल चालू कर दीजिए। तो ये रणनीतिक फैसले होंगे और ये चुपचाप होंगे। और इसमें आप ये इसमें एक नई चीज और है जिसकी अभी तक हमने चर्चा यहां नहीं की है। इसमें आप मान के चलिए कि जो एलाइज है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या चिराग पासवान बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? उनके चाचा को दबाव में लेके भारतीय जनता पार्टी उनके साथ श्याम दाम दंड भेद कर रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके जो तमाम एजेंडे उन पर बात नहीं कर रही है। तो चिराग पासवान खाली मौका ढूंढ रहे हैं जाने का। जयंत चौधरी की जिनकी 2 सीटें हैं, क्या वो खुश है भारतीय जनता पार्टी के साथ? वो कहीं ना कहीं दबाव में, डर में ही तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो इस तरह के सियासी दल हैं, अगर उनको विश्वास हो जाता है कि इस तरह की सरकार बन रही है, नॉन बीजेपी की सरकार बन रही है, या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो तत्काल वो इनके साथ आ जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब उनको विश्वास हो जाएगा तो वो लोग भी साथ में आ जाएंगे। तो इस तरह की संभावनाएं और इस तरह की परिकल्पनाएं चल रही हैं अभी। जी, मलिक साहब, जब आपको याद होगा कि जिस समय जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए थे, तो उस समय हरियाणा का चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि हरियाणा का चुनाव अभी हुआ है। उस समय विपक्ष के जो नेता थे, और खासकर राहुल गांधी, कांग्रेस के आप जिस भी नेता से बात करते थे, वो कहते थे कि भाई हम तो अब तमाशा देखेंगे, बीजेपी अपने ही वजन से टूटेगी, गिरेगी, और हम तमाशा देखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है सरकार बनाने की। लेकिन अब जो ये गेम प्लान सामने आ रहा है आपके ट्वीट द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये काम इंडिया अलायंस को जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी मतलब कि क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं जल्दी देश में? और अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो फिर स्नैप पोल्स हो सकते हैं जल्दी? देखिए नीलू जी, ये तो कहना कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे या कब तक ये मामला होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सारी संभावना ये लगती है कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ केंद्र में बदलाव हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अगर होगा तभी जान बचेगी 2 राज्यों की, नहीं तो 2 राज्य भी आप गए समझिए। दूसरी बात यह है कि तमाम जो सियासी दल हैं जिनका मैंने आपको बताया है, वो चाहेंगे कि पहले हो। और कांग्रेस को जो आप तमाशा देखने की बात कर रहे थे, जिस तरह से 4 जून के नतीजे आए थे, उससे ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। क्योंकि 4 जून भी कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ था जिस तरह के नतीजे आए थे, क्योंकि लोग मान के चल रहे थे किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत ले आएगी और अपनी सरकार बना लेगी। जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए थे, वो भी आश्चर्यचकित करने वाले थे। तो कांग्रेस को भी ये लगा था कि अब हमें शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां राज्यों में चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, और जिसकी संभावनाएं हरियाणा में देखी जा रही थी। उसके तमाम कारण थे, भाई किसानों का आंदोलन था, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया था उसका था, अग्निवीर थी, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी के खुद लोग मान रहे थे
कि हमारी 20-22 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, तो वहां इस तरह के नतीजे आना जो है इनके लिए मजबूरी बन गया है विपक्ष के लिए कि हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा और जल्दी उठाना पड़ेगा। अगर हम जल्दी नहीं उठाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये सोच के ये कदम उठेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अब अंत में पुष्पेंद्र जी के पास आऊँगी कि ये जो पूरा अब गेम प्लान है, हम ये क्या मान के चले कि ये जो राहुल का ब्रह्मास्त्र है, उसके शुरुआती संकेत हमें मिल रहे हैं एक और बहुत एक मिनट जल्दी एक इसको मिनट एक मिनट मैडम, जी मेरी बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ, या आवाज़ आ रही आपकी है, आवाज़ आवाज आ रही है। बहुत पुअर, वो बहुत पुअर ऑडियो है, मुझे रीज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया बीच में आपका अच्छा डिस्कशन दोनों का जो चल रहा मैं था। दोबारा पूछ लेती हूँ, आपको अभी आवाज़ आ रही है हाँ, मेरी? मैं एक बार, नहीं बिल्कुल हाँ, क्लियर नहीं है, मतलब अंदाजे से चल रहा था कि अभी मैं एक बार रीज्वाइन करता हूँ, रीज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं आ अच्छा, रही पूरी आवाज। ओके, 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 मैं कर एक ओके। मिनट लीजिए, में ज्वाइन करता कर। हाँ, कर लीजिए, मैं जब तक केपी मलिक से बात करती हूँ, आप आइए। तो मलिक साहब, संकेत क्या है कि बहुत जल्द, और आपने जो कहा, जो अंदेशा दिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक पहले, अब बहुत जल्द, अब महाराष्ट्र के चुनाव की तो डेट्स भी अब घोषित हो जाएंगी, मेरे ख्याल से दशहरा के बाद ही तुरंत घोषणा हो ही जाएगी। तो हम क्या माने कि क्या ये जो ब्रह्मास्त्र है या जो बड़ा ऑपरेशन जिसको कहते हैं, ये बड़ा ऑपरेशन राहुल गांधी को अब करना ही पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले, और कोई विकल्प बचा नहीं? देखिए नीलू जी, आपको ये देखना होगा कि ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है या झारखंड का जो चुनाव है, ये इंडिया गठबंधन के लिए और जो वहां स्थानीय दल हैं उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो मान के चलिए आप खत्म होंगे। जिस तरह से परिस्थिति कांग्रेस की बनी है हरियाणा में, इतना मजबूत होते हुए और संभावनाएं दिखते हुए कि भाई हमारी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी हारे उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण तमाम इंडिया गठबंधन के सियासी दलों के लिए है। और उनके लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि करो या मरो की स्थिति है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम एलाइज एक साथ आके जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी दल इतना मूर्ख होगा तो वो अपनी बर्बादी का तमाशा दूर खड़ा होकर देखेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये दल कुछ ना कुछ नया करेंगे, तभी इनकी जान बचेगी। हम लंबी व्याख्या उस चीज पर कर चुके हैं कि क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि देखिए आज मोदी जी केंद्र में सरकार में बैठे हुए हैं, उनका कंट्रोल तमाम एजेंसियों पे है, तमाम निर्वाचन पे है, और न्यायालय भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तमाम मीडिया उनके कब्जे में रहता है। तो अगर परिस्थितियां बदलती हैं, सरकार बदलती है, तो सारी परिस्थितियां उलट हो जाएंगी। मीडिया भी पलट जाएगा, व्यापारी भी पलट जाएंगे, एजेंसियां भी पलट जाएंगी, चुनाव आयोग भी पलट जाएगा, तो तमाम चीजें आपके हक में आ जाएंगी। तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन चाहेगा? तो इंडिया गठबंधन में मुझे इस चीज की संभावना नजर आ रही है, और तमाम नेता इस पे कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस खबर को ट्वीट भी किया है और इसको आगे बढ़ाया है, और लगातार मुझे सूचनाएं आ रही हैं। आज मेरी उन पुराने नेता से भी बात हुई, दूसरे और सूत्रों से भी बात हुई है। इस पे गंभीरता से विचार महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में चल रहा है, और सबसे ज्यादा इसका फोकस महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव होने वाला है। अब दशहरे पे हो या दशहरे के बाद हो, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी, और उसमें उत्तर प्रदेश की जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं विधानसभा की, उस पे भी चुनाव डिक्लेयर होगा, और महाराष्ट्र में भी चुनाव डिक्लेयर होगा, झारखंड पे भी होगा। तो मुझे लग रहा है 3 राज्यों के चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जिस तरह से अभी एक माहौल गर्म बना हुआ है और हरियाणा में उसने बहुत अच्छा चुनाव जीता है, तो इस उत्साह के साथ वो इन तमाम राज्यों में जाए और पार्टी को चुनाव जिता के लाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कतई देर नहीं करेगी और जल्दी से जल्दी चुनाव करना चाहेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। पुष्पेंद्र जी आ गए हैं। पुष्पेंद्र जी से अंत में एक सवाल ले लेते हैं कि पुष्पेंद्र जी, अब ये पूरे जो ऑपरेशन या फिर जो भी ब्रह्मास्त्र, इसको जो भी आप नाम दें, इसका हमें अब आज पहला संकेत मिला है, लेकिन अब क्या धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा? जैसे केपी मलिक साहब ने कहा कि भाई आज वो पहला तीर छोड़ा गया है, अखिलेश यादव ने बोला है, कल हो सकता है कोई महाराष्ट्र का नेता या झारखंड का नेता कोई कुछ बोले। तो क्या अब हम हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम तब तक जब तक कि चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है? तो क्या अगले 2 से 3 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि दशहरा के अगले दिन शायद चुनाव आयोग अनाउंसमेंट कर देगा? नहीं, निश्चित रूप से नीलू जी, देखिए इसमें आपसी विचार विमर्श किस स्तर पर अंदर अंदर हो गया हो, इस बात की हमें तो सारी जानकारी नहीं मिलती।
और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मतलब बीजेपी से लड़ने के अलावा पूरे सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है। पूरे सिस्टम से लड़ रहा है, रेफरी से आदमी लड़ रहा है, एक टीम तो सारे सिस्टम से लड़ने के बाद जीतने की कोशिश कर रही है, और एक टीम है जिसको वो सारा सिस्टम जिताने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे एक ही बात है कि ये जो पैसे बहुत बढ़ते हैं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और पुलिस तंत्र और सख्त हो तो किसी हालत में पैसे नहीं बांट पाएगी भाजपा। गवर्नर का कितना बड़ा रोल है, गवर्नर ने हर राज्य में जो है विपक्ष की सरकारों को किस प्रकार से तंग किया हुआ है। अभी दिल्ली के एलजी ने कभी सरकार चलाने ही नहीं दी, कोई नीति बनाने ही नहीं दी ढंग से, और अभी सुनते क्या देख ही रहे हैं आप किस तरीके से जो सीएम हाउस है उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सारी जो चीजें देख रहे हैं उससे यही पता लग रहा है कि ऑफेंस करना पड़ेगा। जो रणनीति ये अपनाते हैं कि भाई विरोधी को किसी और चीज में उलझा दो और अपना जीत करके निकल जाओ, इसलिए वो जो तंत्र है वो जब तक इनके हाथ में रहेगा, जब तक जीत की संभावना बहुत कम है। इसलिए उस तंत्र को छीनने का यही तरीका है कि प्रधानमंत्री का पद अपने कब्जे में लो, और उसके लिए केवल और केवल नीतीश को अपने पाले में लाने की आवश्यकता है। नायडू आपके पास आ जाएंगे, बाकी सब चीजें सेट होती जाएंगी और बिल्कुल विन विन है, किसी का कोई नुकसान नहीं है अलावा भाजपा के इस सारे काम। तो क्यों नहीं इस काम को करेंगे, 240 वाले को आइसोलेट करके बाकी सारे मिल जाओ, तो कल को यहाँ का सिस्टम बदल सकता है। तो इसको निश्चित रूप से कर देना चाहिए और बहुत तेजी से ये आइडिया जो है आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को ये भी बता दें कि ये खबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसी चैनल पर आपको केपी मलिक साहब, पुष्पेंद्र जी, हम ये इस चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। कोई भी थोड़ा सा भी डेवलपमेंट होगा तो इस खबर पर पैनी नजर हमारी होगी, और केपी मलिक साहब के ट्वीट से आप देख के और समझ भी जाएंगे कि ये खबर कितनी वायरल हो रही है। कल भी खबर काफी वायरल हुई थी, आज भी इन्होंने किया है और वो खबर सच ही साबित हुई है। तो अब हर दिन अगर इसका डेवलपमेंट कुछ ना कुछ दिखता है, जो कि अभी दोनों पुष्पेंद्र जी और मलिक साहब ने कहा है, तो उस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसलिए आप बने रहिएगा ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर हमारे साथ। थैंक यू सो मच केपी मलिक साहब, पुष्पेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।